दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे जो दुनिया भर की सुर्खियां बन चुकी है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें लगातार आज सुबह से देखते हुए चले आ रहे हैं और मेरे ठीक पीछे उनकी तस्वीरों का यह एल्बम भी है जो आज सुबह सुबह चीन के तियानजिन शहर में रिलीज हुआ है। तो कहीं खुशी और कहीं गम जैसा माहौल बन गया। आपके सामने पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग के बीच शानदार केमिस्ट्री बयां करती एक खास तस्वीर भी है जिसे हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट और खतरे में चौधराहट का इशारा भी मान सकते हैं। यकीनन इस तस्वीर को देखकर आज अंकल सैम बहुत ज्यादा बेचैन होंगे। अब वो वीडियो भी देखिए जो अपने आप में एक मुकम्मल कहानी और बहुत बड़ा संदेश आज लेकर आई है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे का हाथ थामे एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जहां पहले से मेजबान जिनपिंग दोनों का इंतजार कर रहे थे। वीडियो में सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी दाहिनी ओर राष्ट्रपति पुतिन, जबकि बाईं तरफ जिनपिंग हैं। तीनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद हल्के फुल्के माहौल में अच्छी बातचीत हो रही है। तीनों ही वर्ल्ड लीडर बात बात पर खूब हंसी ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बातें कहते हैं और उसके बाद देखिए कितनी गर्मजोशी के साथ नेताओं की मुलाकात का ये वीडियो जो अंकल सैम को यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को आज बहुत ज्यादा चुभ रहा है। आसपास कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इनके, जो अनुवादक बताए जाते हैं। पूरा वीडियो तकरीबन 30 सेकंड के आसपास का है, जिसे रूस के विदेश मंत्रालय ने वीडियो ऑफ द डे करार दिया है और तस्वीरें हैं भी वैसी। इस तिकड़ी की बातचीत खत्म हुई तो मोदी और पुतिन गुफ्तगू करते हुए उस मंच की ओर आगे बढ़े जहां पहले से ही एससीओ के बाकी नेता मौजूद थे। यहां शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। इसमें बीच में जिनपिंग खड़े थे, उनके ठीक बगल में दाहिनी ओर राष्ट्रपति पुतिन, जिनपिंग की बाईं और दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जिनपिंग की दाहिनी और चौथे नंबर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी नजर आ रहे थे। इसके बाद एससीओ के 25वें शिखर सम्मेलन की औपचारिक बैठक शुरू हो गई। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद दमदार तरीके से भारत का, हिंदुस्तान का पक्ष रखा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दो टूक संदेश दिया और साफ साफ कहा कि इसके खिलाफ दोहरा रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना चीन का नाम लिए उसकी एक तरफा क्षेत्रीय परियोजनाओं के खिलाफ भी सीधा पैगाम दिया है। कहा है कि संप्रभुता से रत्ती भर भी समझौता भारत नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने भारत के लिहाज से एससीओ के मायने भी समझाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ की बुनियाद सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, कनेक्टिविटी यानी संपर्क और अपॉर्चुनिटी यानी मौके पर टिकी हुई है। पीएम मोदी ने एससीओ देशों के लिए कनेक्टिविटी हब बनाने पर भी जोर दिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने भारत की मदद से बन रही ईरान के चाबहार पोर्ट का नाम गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने एससीओ को सरकारों के दायरे से बाहर निकालकर सांस्कृतिक संवाद के मंच के रूप में भी विकसित करने की सलाह दी है। कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया। एससीओ समिट से इतर आज एक और महामुलाकात हुई।
यह मुलाकात दो सदाबहार और हर मौसम के साथ ही भारत और रूस के दो सबसे लोकप्रिय नेताओं के बीच हुई है। नए दौर में ये दोस्ती कितनी चट्टानी हो चली है, इसकी झलकियां चीन के तियानजिन शहर से सामने आई। उन्हें देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यकीनन भारत और रूस की जो दोस्ती है वो बदलती कूटनीति के इस दौर में भी एक नायाब मिसाल है। सरकारें चाहे किसी पार्टी या गठबंधन की रही हों, भारत और रूस ने अपनी मित्रता पर कभी भी आंच नहीं आने दी। खास तौर से नरेंद्र मोदी और पुतिन के दौर में दोनों देशों की दोस्ती और पक्की हुई है। एससीओ सम्मेलन खत्म हुआ तो दोनों नेताओं को द्विपक्षीय बैठक के लिए रिट्ज कार्ल्टन होटल जाना था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही बाहर निकले, उन्हें पता चला कि राष्ट्रपति पुतिन अपनी ऑरस लिमोजिन कार के साथ उनके इंतजार में हैं। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक पुतिन ने पीएम मोदी के लिए 10 मिनट तक वहां बाकायदा इंतजार भी किया। फिर दोनों एक ही कार पर सवार होकर होटल के लिए निकल पड़े। द्विपक्षीय बैठक से पहले कार में भी दोनों नेताओं में लंबी बातचीत हुई है। होटल पहुंचने के बाद भी मोदी और पुतिन के बीच कार के अंदर तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत हुई। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं कार के भीतर की हैं। जरा सोचिए, ये तस्वीरें राष्ट्रपति ट्रंप को आज कितना बेचैन कर रही होंगी। इसके बाद उनकी औपचारिक बैठक लगभग 1 घंटे तक दोनों नेताओं की चली है, जिसमें ऊर्जा, रक्षा और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। आमने सामने की बातचीत से पहले मोदी और पुतिन ने कैमरे के सामने बेहद गर्मजोशी से हाथ मिलाया, एक दूसरे का अभिवादन किया। इसके बाद जब दोनों मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम की ओर मुड़े तो इस दौरान भी मोदी और पुतिन में एक दूसरे के प्रति बेहद सम्मान और समझ दिखाई दी। फिर जब बैठक शुरू हुई तो दोनों ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों जब जब मिले तब तब उन दोनों के बीच बेहद आत्मीयता नजर आई और वो आत्मीयता तमाम मीटिंग्स जो हुई हैं उसमें भी नजर आई। एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने चीन के तियानजिन से दर्शकों के लिए पल पल की रिपोर्ट भेजी है। उनकी नजर में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की आपसी केमिस्ट्री की अहमियत कितनी ज्यादा है और इसका ग्लोबल मैसेज क्या है, सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज बेहद कॉन्फिडेंट थी। जैसे ही वो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने आए तो प्रेसिडेंट पुतिन आगे बढ़कर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिया और उसके बाद वो दोनों काफी देर तक हाथ पकड़कर चलते रहे। और जब प्रेसिडेंट जी उन दोनों से मिले तो ऐसा लगा जैसे 3 पुराने यार बहुत समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, हंसी ठहाके लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज रूस के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में सवार होकर गए। रास्ते में भी बातचीत की और फिर बायलैटरल में अपने देशों की जो उनकी पक्ष रखना था वो भी रखा। अब ये सब जब हो रहा था तभी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का एक बयान आया कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। हमारे दोनों लोगों के बीच में स्थायी मित्रता है। अब तक भारत को टैरिफ का किंग बताने वाले और डेड इकोनॉमी बताने वाले अमेरिका को आज अचानक भारत के साथ दोस्ती निर्णायक कैसे लगने लगी? तो ये समझना गलत नहीं होगा कि तीर निशाने पे जाके लगी है। तो तियानजिन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बिल्कुल तीर निशाने की तरह लगा। यही कारण रहा कि अमेरिका की ओर से इतनी तारीफ की गई। इस टाइमिंग का सबसे ज्यादा महत्व है।
आज ही क्यों, वो भी उस समय जब गर्मजोशी से भरी हुई तस्वीरें सभी को, तीनों देशों के लोगों को एक दूसरे से न सिर्फ जोड़ रही थी बल्कि गौरवान्वित कर रही थी। भारत की विदेश नीति वैसे शीशे की तरह साफ है। हम विश्व मित्र हैं, पूरी दुनिया के दोस्त, लेकिन दुष्टों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना भी भलीभांति जानते हैं। ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। भारत में कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि मोदी उस देश की यात्रा पर क्यों गए जो आतंकी मुल्क पाकिस्तान की मदद करता है। तो ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को भेजकर प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ सम्मेलन में आने का न्योता दिया। ऐसे में इस संगठन का सदस्य होने के नाते मोदी वहां पर पहुंचे और चीन ने भी रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया। वैसे एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, चाणक्य ने कहा था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह बात अमेरिका के संदर्भ में है। हालांकि अमेरिका को हम दोस्त मानते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बर्ताव दोस्त जैसा कतई नहीं है। ऐसे में जिनपिंग और मोदी की करीबी उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कल जिनपिंग और मोदी की मुलाकात ने अमेरिका को परेशान किया, तो आज मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने उसे बुरी तरह से बेचैन कर दिया। इन सब के बीच आज चीन में जब मोदी पुतिन मिलने वाले थे, तभी अचानक अमेरिका नींद से जागा और भारत में उसके दूतावास की ओर से दोनों देशों की दोस्ती के तराने गाए जाने लगे। इसमें किसी को इनकार नहीं कि भारत और अमेरिका में मजबूत संबंध पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। लेकिन अब ये बात ट्रंप को कौन समझाए? काश उनको अपने दूतावास की ही बात समझ में आ जाए। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से लिखा गया कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर रोशनी डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। नवाचार और उद्यमशीलता से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक, ये हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा देती है। इस पोस्ट के साथ #US India FWD फॉर आवर पीपल भी फॉलो करने की अपील बाकायदा की गई। इस पोस्ट के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की एक तस्वीर भी शेयर की गई। इसके साथ रूबियो के एक बयान को कोट करते हुए लिखा गया, हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी मित्रता हमारे सहयोग का आधार है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की जबरदस्त क्षमता का एहसास करते हैं। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत जैसा संप्रभु और लोकतांत्रिक देश उसके इशारे पर नहीं चल सकता। उसे भूलना यह भी नहीं चाहिए कि रूस और भारत तो पारंपरिक मित्र हैं। अगर इन दोनों के साथ चीन भी आया और ये तिकड़ी सचमुच एक्शन में आ गई, तो यकीनन वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत, चीन और रूस की साझी जीडीपी करीब $53.9 ट्रिलियन है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा है। इनके पास करीब $4.7 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार भी है, जो वैश्विक मुद्रा भंडार का तकरीबन 38% है। इन तीनों की आबादी लगभग 3.1 बिलियन है, यानी दुनिया की कुल आबादी का 38%। सैनिक खर्च की बात करें तो ये तीनों देश मिलकर दुनिया के कुल रक्षा बजट का लगभग 5वां हिस्सा खर्च करते हैं, जो करीब $549 बिलियन है। इसके अलावा ये तीनों देश विश्व की ऊर्जा खपत का लगभग 35% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। तीनों की अपनी अपनी ताकत भी अलग अलग है। चीन मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, रूस ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत है और भारत की सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर ये तीनों देश साथ आ गए तो दुनिया की एक ध्रुवीय ताकत यानी अमेरिकी दबदबे का मॉडल बदलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था बन सकती है, जिससे अमेरिकी डॉलर की भी चुनौती बढ़ेगी। इस बीच अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नया दावा कर दिया। उनके मुताबिक भारत ने अब अमेरिकी उत्पादों पर अपने टैरिफ को पूरी तरह से खत्म करने की पेशकश की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखा है, भारत अपने सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका को भारी मात्रा में सामान बेचता है, लेकिन अमेरिका उसे बहुत कम सामान बेचता है। यह रिश्ता पूरी तरह से एक तरफा रहा है और ये दशकों से चला आ रहा है, क्योंकि भारत ने अमेरिका पर किसी भी देश से ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। इसकी वजह से अमेरिकी कारोबारी भारत में सामान नहीं बेच पा रहे हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि भारत अपना ज्यादातर तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है। अमेरिका से बहुत कम
हालांकि अब भारत ने अपने टैरिफ को पूरी तरह से खत्म करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। उन्हें ऐसा सालों पहले कर लेना चाहिए था, ये ट्रंप लिख रहे हैं। हालांकि ट्रंप के इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि वो भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराने का दावा भी कई बार कह चुके हैं, जो पूरी तरह से झूठ है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि एक ही झूठ को 100 बार बोलो तो सच मान लिया जाता है। लेकिन फिलहाल दुनिया बदल चुकी है, राष्ट्रपति ट्रंप को यह समझना होगा। उधर अमेरिका की अभी एक और हरकत दिखानी आपको बाकी है। यह हरकत कहें या फिर साजिश, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान का हाल दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कूटनीति की दरअसल एक और खासियत होती है, इसमें कई बार विरोधी को बिना कुछ कहे सिर्फ हाव भाव से कूट दिया जाता है। एससीओ में पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हर तरह से कूटे गए हैं। शहबाज जो बोलना चाहते थे वो किसी ने सुना नहीं, और पहलगाम हमले पर जिस चीज से वो बचना चाह रहे थे वो भी पीएम मोदी ने उनसे करवा ली। चीन के नाम पर पाकिस्तान कितना इतराता है, लेकिन चीन ने उसे भाव ही नहीं दिया। दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, जिसमें शहबाज शरीफ की दुर्गति का पूरा दृश्य कैमरे ने कैद किया है। कूटनीति में इग्नोर करना भी एक आर्ट होता है। यह आर्ट एससीओ में शहबाज शरीफ पर इस्तेमाल किया गया। एससीओ के ग्रुप फोटो सेशन के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन शहबाज के ठीक सामने से होकर गुजरे, लेकिन दोनों ने शहबाज की ओर एक नजर भी नहीं देखा। शहबाज दर्शक की तरह वहां पर खड़े रहे। ऐसा ही जब ग्रुप फोटो के बाद शी जिनपिंग राष्ट्रपति पुतिन को लेकर आगे बढ़े और शहबाज के सामने से गुजर गए, तो अचानक शहबाज खुद ही आगे लपक पड़े और पुतिन से हाथ मिला लिया। पुतिन ने हाथ तो मिलाया, लेकिन उन्होंने और जिनपिंग ने 2 सेकेंड भी वहां पर रुकना जरूरी नहीं समझा। शहबाज के इसी उतावलेपन के पूरे पाकिस्तान के लोग अब मजे लेने में लगे हुए हैं। शहबाज की इसलिए भी कुटाई हो रही है क्योंकि एससीओ में पीएम मोदी पूरे वक्त पुतिन और जिनपिंग के साथ केंद्र में रहे। कई द्विपक्षीय बैठकें भी उन्होंने की, लेकिन शहबाज ऐसे सिकुड़े रहे मानो बिन बुलाए मेहमान बनकर वहां पर पहुंचे हों। लेकिन एससीओ में पाकिस्तान को असली पंच तब पड़ा जब उसके साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और पाकिस्तान के इस निंदा पर खुद शहबाज शरीफ को भी दस्तखत करने पड़े। पहले सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन शब्दों के साथ आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन 3 शब्द यानी आतंकी, सीमा पार आतंक और आतंक की प्रायोजक बोलकर साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। शहबाज बैठे सुनते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक न्यू नॉर्मल सेट कर चुके हैं। हाल ही में लाल किले से भी उन्होंने बोला है कि अब भारत आतंकियों के आकाओं और उनके सरपरस्तों में कोई अंतर नहीं करेगा, उन्हें एक ही तराजू पे तौलेगा। और अब उसी का जिक्र एससीओ के साझा बयान में है। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड को खारिज करने की बात अब एससीओ के बयान में होना और उस पर शहबाज शरीफ के भी दस्तखत होना भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। हालांकि एससीओ के बयान में आतंकवाद के हर रूप की निंदा की गई है। पाकिस्तान में हुई 2 घटनाओं को भी आतंकी घटना मानकर निंदा की गई। साझा बयान में 22 अप्रैल के पहलगाम हमले की निंदा की गई, जिसमें 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा गया था और जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। लेकिन 11 मार्च को पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले और 21 मई को बलूचिस्तान के खुजदार में स्कूल बस पर हुए हमले की भी निंदा की गई। लेकिन एससीओ के बयान में चीन के साथ पाकिस्तान से भी लिखवाकर दस्तखत ले लेना कि आतंक पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये यकीनन भारत की बड़ी जीत है। अब आप एससीओ के साझा बयान की कुछ लाइनें देखें, जिसमें कहा गया है कि सदस्य देश बल देते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध
लड़ाई में दोहरे मानदंड अस्वीकार्य हैं। आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में दोहरे मानदंड अस्वीकार्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करते हैं कि सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला किया जाए। आतंकी हमलों के दोषियों, आयोजकों, प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है। इसी जून में भारत ने एससीओ के संयुक्त बयान पर दस्तखत से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें जाफर एक्सप्रेस हमले का तो जिक्र था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कलम एक तरफ रख दी थी, लेकिन 2 महीने में ही नैरेटिव पूरी तरह से बदल दिया कि डबल स्टैंडर्ड टेररिज्म के मामले में नहीं चलेगा। इसके उलट शहबाज शरीफ एससीओ का अटेंशन पाने को तरसते रह गए। शहबाज को मोदी से तवज्जो मिलना तो दूर की कौड़ी थी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी वो भाव नहीं ले पाए, जिस उम्मीद में चीन के दरवाजे पर वो पहुंचे थे। शहबाज ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को ही आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार, सबसे ज्यादा सताया हुआ बताकर सबकी सहानुभूति बटोरी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. Pakistan has rendered great sacrifices in combating terrorism. वैसे शहबाज ने सिंधु जल संधि का मसला भी उठाना चाहा, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। माहौल मोदीमय और पुतिनमय था। ऐसे में चीन की रटी रटाई तारीफें करके भी जिनपिंग का ध्यान शहबाज नहीं खींच पाए। एससीओ से इतर द्विपक्षीय बैठकें भी ले देकर 2-3 ही की, उसमें भी एक तुर्की के एर्दोगन के साथ थी। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले भी गए। बहरहाल एससीओ में पाकिस्तान की बेइज्जती की पिक्चर आपने देख ली, जो बहुत जरूरी भी थी। अब एक बार फिर से अमेरिका की ओर लेकर चलते हैं और अमेरिका की वो हरकत बताते हैं जो टेरर में नाकाम होने के बाद उसने भारत के साथ की है। क्या आपको लगता है कि भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है वो सारा तेल भारत के ब्राह्मण सोख लेते हैं? क्या आपको लगता है कि रूसी तेल सिर्फ देश के ब्राह्मणों के लिए आता है? आपको अजीब लग रहा होगा कि इस विवाद में ब्राह्मण आकर कहां से आ गए। मुझे भी यह खबर बताते हुए अजीब लग रहा है, लिखते हुए भी ऐसा ही लग रहा था। हमें नहीं पता कि अमेरिका में राष्ट्रपति के ट्रेड एडवाइजर के लिए क्या योग्यता होती है, लेकिन पीटर नेवारो के इस नए बयान पर कहा जा रहा है कि यह एक सोची समझी साजिश हो सकती है। हम आपको दिखाएंगे कि किसी बाहरी के एक ऊट-पटांग बयान से देश भर में एजेंडा टूलकिट कैसे एक्टिव हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नेवारो। टैरिफ का झगड़ा लगाने, ट्रंप को भड़काने में इनका दिमाग भी कम नहीं लगा है। यही है वो जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी युद्ध कहा था। ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने भारत को धमकाने का इन्हें ठेका दे रखा है। नेवारो का नया बयान है कि रूस से तेल खरीदने का फायदा भारत में सिर्फ ब्राह्मण जाति को हो रहा है। Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. आश्चर्य की बात यह है कि बयान ट्रंप के एडवाइजर ने दिया, लेकिन उन्हें जस्टिफाई करने के लिए भारत में राजनीतिक दलों ने बैटिंग फील्डिंग शुरू कर दी। अभी इन पर आएंगे, लेकिन पहले नेवारो के बयान को समझा देते हैं। यही पीटर नेवारो कुछ दिनों पहले बोल रहे थे कि रूसी तेल का फायदा भारत में सिर्फ कारोबारियों को हो रहा है। तो फिर अचानक उन्होंने कारोबारियों की जगह ब्राह्मण शब्द क्यों बोला? ये ज्ञान उन्हें किसने दिया? क्या ये टेरर में नाकाम अमेरिका की नई चाल है? क्या ब्राह्मण शब्द सोची समझी साजिश से बोला गया है? क्या ये भारत में जातीय संघर्ष भड़काने की साजिश है? क्या जाति संघर्ष से अमेरिका सत्ता पलटना चाहता है? आज हमने बाकायदा लिस्ट निकालकर देखी तो हमें देश को टॉप बिजनेसमैन में से कोई भी ब्राह्मण नहीं मिला। ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी रिफाइनरी कारखाने देश में चल रहे हैं, उनकी एयरलाइन कंपनियां हों, ऐसा भी नहीं है।
देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस भी ब्राह्मण नहीं हैं। देश की हिंदू आबादी में से आपको बताते चले तकरीबन 4 से 5% ही ब्राह्मण है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग आंकड़े भी सामने आते हैं, कोई 10 के आसपास बताता है। अब सवाल यह है कि फिर नेवारो की ओर से ऐसा क्यों बोला गया। ऐसा कभी ना हमारे प्रधानमंत्री ने डिवीजन की सोची, ना ये जातवाद, ये कहाँ से आया? अमेरिका में तो है नहीं, फिर ये यहाँ भारत के को इस दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स ने भी किया था और डिवाइड एंड रूल ये अमेरिका भी कर रहा है। इस तरह की बेबुनियाद बयान अमेरिका को नहीं देंगे। किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सक्षम है देश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी साधन हो सकते हैं वो सब प्रधानमंत्री जी अपने साथ एक साथ अपना रहे हैं। लेकिन अब देखिए पीटर नेवारो के बयान पर हमारे देश में ही कैसे बैटिंग शुरू हो गई, कैसे एक राजनीतिक वर्ग उन्हें लताड़ने की बजाय सही ठहराने की जुगत में लग गया। हालांकि इसमें विरोधी दल भी आपस में भिड़ पड़े। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने लिखा, बोस्टन ब्राह्मण अमेरिका में न्यू इंग्लैंड यानी अभिजात्य वर्ग को कहा जाता है। अंग्रेजी भाषी दुनिया में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल आज एलिट्स के लिए होता है। जिस तरह की बहस चल रही है सोशल मीडिया पर, ऐसी निरक्षरता हैरान करती है। सागरिका घोष ने यह लिखा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाति से ब्राह्मण हैं। जवाब में आपको बताते चले प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की सांसद आ गई। उनकी ओर से लिखा गया, नेवारो की ओर से विशेष जाति पहचान का हवाला देना शर्मनाक और भयावह है। अमेरिका का कोई वरिष्ठ नागरिक ऐसा बयान तो बिना वजह दे ही नहीं सकता। अमेरिका के संदर्भ में ब्राह्मण शब्द पर उपदेश ना दें और इस तरह की व्याख्या से बचें। दरअसल बोस्टन ब्राह्मण शब्द का जिक्र ओलिवर वेंडेल होम्स ने 1861 में अपने उपन्यास में किया था। धनी लोगों को उन्होंने न्यू इंग्लैंड का ब्राह्मण जाति बताया। लेकिन यहां सवाल शब्द का नहीं है, उसके पीछे की नियत का है। सवाल है कि यहां ब्राह्मण बोलने के पीछे पीटर नेवारो की नियत क्या है। भारत में कोई सवाल क्यों ना उठाए जब अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं। और इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को क्या पता नहीं है कि भारत में ब्राह्मण से तात्पर्य क्या है। जब आपकी जानकारी इतनी संकुचित, इतनी कम है, तो फिर इस तरह का एजेंडा भारत के खिलाफ क्यों चला रहे हैं, जैसा कि हमारे देश के टूलकिट गिरोह सक्रिय हो गए हैं इनको जस्टिफाई करने में। और ये होते कौन हैं हिंदुस्तान को लेकर, भारत को लेकर इस तरह की टिप्पणी करने वाले? अमेरिकी थिंक टैंक CNAS के इंडो पैसिफिक एनालिस्ट डेरेक जे ग्रॉसमैन ने पीटर नेवारो के इस बयान पर कहा है कि भारत में जातिगत अशांति को बढ़ावा देना कभी भी अमेरिकी विदेश नीति नहीं होनी चाहिए। अमेरिका का दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन अपने मुनाफे के लिए साम दाम अपनाकर, जात धर्म के झगड़े लगाकर दूसरे देशों में सत्ता पलटने का भी उसका इतिहास रहा है। हल्के में ना अमेरिका को लिया जा सकता है और ना ही उसके टूल किट को, जो कभी भी एक्टिव हो जाती है। उम्मीद है ब्राह्मण पर ज्ञान अब पीटर नेवारो की ओर से आगे हिंदुस्तान को नहीं दिया जाएगा। वो अपने देश में देखें, हिंदुस्तान का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो अपनी चीजें भली भांति समझकर अपने देश को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। बिहार में वोटर लिस्ट की गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को लेकर जारी भिड़ंत की। चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट वाली इस लड़ाई में विपक्ष ने 2 मोर्चे खोल रखे हैं। पहला पॉलिटिकल फ्रंट, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता बिहार में घूम घूम कर इलेक्शन कमीशन को वोट चोर साबित करने और देश में चलने वाली चुनावी प्रक्रिया में खोट निकालने में लगे हुए हैं। मतदाता सूची वाली इस लड़ाई का दूसरा फ्रंट विपक्ष ने सबसे बड़ी अदालत में खोल रखा है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में इन बातों को लेकर जिरा हुई है कि क्या बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट के खिलाफ दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की मियाद को बढ़ाया जाए या नहीं। दरअसल आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की थी कि बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 सितंबर की डेडलाइन को बढ़ाकर 2 हफ्ते का और वक्त मिलना चाहिए। लेकिन अदालत ने समय सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
जिसके बाद साफ है कि एसआईआर के फाइनल ड्राफ्ट में उन्हीं लोगों को जगह मिलेगी जिन्होंने 1 सितंबर तक मतदाता सूची को लेकर अपने दावे और आपत्तियां दी हों, यानी कि आज तक, इसके बाद अब नहीं होगा। 2 पिटिशन जो फाइल 3 आईएएस लिस्टेड थी और उनकी मेन प्रेयर्स ये थी कि एक तो आधार को जो कवरेज है उसका पूरा 7.2 करोड़ हेक्टर्स पे एक्सटेंड होना चाहिए, नॉट जस्ट द 65, और की टाइमलाइंस एक्सटेंड होनी चाहिए। दोनों चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी है, दोनों चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई का डेटा नोट किया है कि ओवर 99.5% लोगों का डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एन्यूमरेशन फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। आज एसआईआर पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के वकीलों के बीच एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बहस हुई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में मौजूद वकीलों ने कई मांगे की हैं। पहली की ये कि आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ाई जाए। दूसरी मांग थी कि आधार को भी मान्य दस्तावेज की तरह स्वीकार किया जाए। तीसरी मांग थी चुनाव आयोग आधार को अपर्याप्त बताकर दावे खारिज ना करे। विपक्षी दलों के वकीलों की ओर से एक बात और कही गई कि आयोग वोटर को यह जानकारी नहीं दे रहा कि उसने क्या दस्तावेज जमा किए। दरअसल बिहार में एसआईआर की शुरुआत के बाद से लगातार विपक्ष मांग उठा रहा था कि वोटर वेरिफिकेशन के लिए आधार को भी मान्य दस्तावेज के तौर पर शामिल किया जाए, लेकिन याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची ने कहा, आधार को जितना दर्जा कानून में दिया गया है उससे अधिक दर्जा नहीं बढ़ सकता। चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया ही मानक होगी। एसआईआर में इसका पालन होना चाहिए। आज बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए आखिरी दिन था, लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से बाढ़ और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इसे 15 सितंबर आवेदन भरने की मांग की गई थी, यानी कि समय सीमा तारीख बढ़ाई जाए। इस पर आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि 30 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट को लेकर आवेदन दाखिल कर सकते हैं। एसआईआर फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद भी वोटर लिस्ट अपडेट का काम चलता रहेगा। नामांकन दाखिल होने के दिन तक वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर डेडलाइन बढ़ाई गई तो एसआईआर की प्रक्रिया का अंत ही नहीं होगा। जितने लोग थे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपना आवेदन दिया है, या जो भी राजनीतिक दल जो जमा कर पाए हैं, तो कुल आपत्ति का आवेदन या शुद्धि का आवेदन की संख्या आप देख लीजिए, और जो डिलीशन हुआ है उसकी संख्या देखिए। समय तो बढ़ते जा रहा है, ढोल काहे पीट रहे हैं। संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप सवाल खड़े करें, लेकिन जो आपके जिम्मेदारियों का सवाल है वहाँ आपको खुद को तत्परता के साथ लगाना पड़ता है। आपके ये 47,500 आरजेडी के और 17,500 कांग्रेस के बीएलएस कर क्या रहे थे, जो आज तक उनको कोई शिकायत ही नहीं मिली। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर कोर्ट के सामने कुछ और बातें रखी। चुनाव आयोग की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि राजनीतिक दल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में ज्यादा हटवाने के आवेदन कर रहे हैं। 1,34,738 आपत्तियां नाम बाहर किए जाने को लेकर दायर की गई हैं, लेकिन नाम जोड़ने के लिए सिर्फ 33,326 वोटरों के व्यक्तिगत दावे आए, जबकि राजनीतिक दलों की ओर से अब तक सिर्फ 25 आवेदन ही मिले हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी गई है वो झूठी है। लाखों की संख्या में नाम ऐड हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का देखिए कि उनके लॉयर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि कोई हमने 99% डॉक्यूमेंट ले लिया है। लेकिन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने लिया है? आप यह बताएंगे कि आपने आधार लिया, कि आपने जो 11 दस्तावेज मांगे थे और उस पर आप स्टिक हो गए, वो आपने 99% में कंसीडर किया हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी पर हैरानी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को मामले पर चुप्पी साधने के लिए भी फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि मतदाताओं की मदद के लिए राजनीतिक दलों के लाखों वॉलंटियर्स क्या कर रहे हैं। अब इस मामले पर 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब लेकर चलते हैं आपको मुंबई। दिन रात दौड़ने वाले मुंबई शहर की रफ्तार पिछले 4 दिनों में धीमी पड़ चुकी है। वजह है आरक्षण की मांग को लेकर बढ़ता मराठा आंदोलन। मुंबई का आजाद मैदान फिलहाल मराठा आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे 4 दिन गुजरे
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी दक्षिण मुंबई के अलग अलग इलाकों में इकट्ठा होने लगे। आंदोलनकारियों की इस भीड़ के बढ़ जाने से मुंबई में ट्रेनें लेट होने लगी और पूरा का पूरा ट्रैफिक सिस्टम चरमरा गया। एक तरफ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे आजाद मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं और आज से पानी पीना भी छोड़ दिया है। मनोज जरांगे ने फडणवीस सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो मुंबई में 5 करोड़ आंदोलनकारी जमा होंगे। वहीं दूसरी ओर आंदोलन के चलते मुंबई के आम लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आंदोलनकारियों ने कई जगह रास्ते रोके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष सुनवाई के दौरान कहा कि मनोज जरांगे का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है। आंदोलनकारियों ने कई नियम तोड़े हैं। सरकार भले ही आंदोलन को लेकर उलझन में दिखाई दे रही हो, लेकिन हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि आजाद मैदान को छोड़कर सभी जगह खाली करा ली जाए। अब यह भी जानिए कि हाईकोर्ट को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जहां से हर दिन लाखों लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, फिलहाल मराठा आंदोलन की चपेट में आ चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के अंदर और बाहर मराठा आंदोलनकारियों ने मानो पूरा स्टेशन हाईजैक कर रखा हो। प्लेटफॉर्म पर आंदोलनकारी ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, वहीं बाहर भी आंदोलनकारियों ने अपना डेरा जमा कर रखा है। इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम मुंबईकर, आम नागरिक। तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर की, जहां सड़कों पर आंदोलनकारी डटे हुए हैं और जगह जगह आपको सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारी ही नजर आएंगे, जिसकी वजह से आम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखें तो ये सड़क आवाजाही के लिए बंद हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम लगा हुआ है। मुंबई का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन भी आंदोलनकारियों की संख्या से भरा हुआ है। ये तस्वीर सीएसटी रेलवे स्टेशन की है और जितने भी प्लेटफॉर्म या फिर यात्रियों के बैठने की जगह है वो खचाखच आंदोलनकारियों से भरा हुआ है और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन मुंबईकरों को जो लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं। मराठा आंदोलन की मांग कितनी सही है कितनी नहीं, इस पर पहले भी वक्त बेवक्त खूब बहस हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। आंदोलनकारियों की इन तस्वीरों को देखिए, कहीं ताश खेले जा रहे हैं, कहीं नाच गाना हो रहा है। सीएसटी स्टेशन को तो खेल का मैदान बना दिया गया है। जुहू बस स्टेशन पर आंदोलनकारी आम नागरिकों से भिड़ गए, बस का शीशा तोड़ दिया गया। आंदोलनकारियों की सड़क पर हुड़दंग की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, ये तो हम चंद आपके सामने रख रहे हैं। शायद इन्हीं तस्वीरों के चलते हाईकोर्ट को अपना कड़ा रुख अपनाना पड़ा होगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा है, अब जरा वो भी जानिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आंदोलन की अनुमति नहीं है, इसीलिए राज्य सरकार चाहे तो कानूनी कार्रवाई के लिए वो स्वतंत्र है। आजाद मैदान को छोड़कर कल दोपहर तक सभी जगह खाली करवा दी जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आंदोलन के चलते पूरे शहर को रोका ठप नहीं किया जा सकता। नए आंदोलनकारियों की एंट्री रोकी जाए और सरकार को भी इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हाईकोर्ट की ओर से यह टिप्पणी भी की गई है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा है कि सरकार कोर्ट के निर्देशों को लागू करेगी। साथ ही आंदोलन को लेकर विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार ने आज मराठा आंदोलन को लेकर एक मीटिंग भी की, जिसमें राज्य के दोनों डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्री शामिल थे। वक्त वक्त पर मराठा आंदोलन तेज होता आया है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट इस कड़े रुख के बाद क्या सरकार जल्द ही मराठा आंदोलन को शांत करने का कोई विकल्प निकाल पाएगी? क्या सरकार आमरण अनशन पर बैठे जरांगे पाटिल को मना पाएगी? इसका जवाब फिलहाल नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि हाईकोर्ट के निर्देश ने एक नजीर पेश की है कि आंदोलन की आड़ में तेज रफ्तार चलते शहर को इस तरह से नहीं रोका जा सकता और खामियाजा आम लोगों को नहीं उठाना चाहिए। अब आगे क्या बनती है स्थिति मुंबई में, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए जनहित में बात देश भर में कहर बरपा रहे मौसम की। करीब पूरा देश इस वक्त बादलों की मार और बाढ़ के अत्याचार से कराह रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत कई मैदानी राज्यों में नॉनस्टॉप बारिश के चलते बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। लेकिन मौसम का बिगड़ा मिजाज पटरी पर आने का नाम नहीं ले रहा।
अगस्त का महीना बीत गया और सितंबर की शुरुआत हो गई, लेकिन ना तो मूसलाधार बारिश का दौर थमा और न ही आसमान से आफत बनकर बरस रहे बादल। मौसम की इस मार का सबसे बुरा असर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर अगले 24 घंटों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेतावनी है कि कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में फिर से भारी बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल पहले से ही कुदरत की मार से त्राहिमाम कर रहा है। उफनती लहरों के बीच नाला पार करने की कोशिश करते लोगों की ये तस्वीर चंबा जिले की है, जहां मणिमहेश यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड में फंसे लोग जान बचाने के लिए संघर्ष करने को मजबूर हो गए हैं। रेस्क्यू के दौरान एक उफनते नाले की तेज लहरों के बीच लोगों को किसी तरह सीढ़ी से नाला पार करवाया गया। तबाही की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां भूस्खलन के चलते एक पुराना मकान ढह गया, तो बरोड इलाके में हुए लैंडस्लाइड के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा धंसकर नदी में समा गया। उफनती नदी में बहते एक युवक की यह तस्वीर हिमाचल के कांगड़ा की है, जहां गणपति पूजा के बाद कुछ युवक गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए नदी किनारे पहुंचे थे। इसी दौरान नदी में उतरा एक युवक पानी के तेज बहाव के चलते भगवान की प्रतिमा के साथ बह गया। गनीमत ये रही कि थोड़ी दूर बहने के बाद ही युवक को किसी तरह बचा लिया गया। हिमाचल का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी पिछले कई दिनों से लगातार कुदरत के क्रोध से त्राहिमाम कर रहा है। बर्बादी की तस्वीर रुद्रप्रयाग जिले की है, जहां केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों से आए चट्टान 2 गाड़ियों पर जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं भारी बारिश की वजह से रामनगर के ठिकुली में एक यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसके चलते बस में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि बारिश और बाढ़ ने मैदानी राज्यों में भी सब कुछ अस्त व्यस्त कर रखा है। लगातार बारिश से राजस्थान के तमाम जिलों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। अजमेर में सोमवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश के चलते सोलमपुर में एक स्कूल बस कई फीट पानी में धंस गई। जल जमाव के बावजूद ड्राइवर ने बस को पानी में घुसा दिया, लेकिन ग्रामीणों ने बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया। वहीं अब बाढ़ ने हरियाणा और दिल्ली में भी दहशत फैलानी शुरू कर दी है। लगातार बारिश के चलते घनघर की उफनती लहरों से हरियाणा में हालात खराब होने शुरू हो चुके हैं। वहीं हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अब बाढ़ ने दस्तक दे दी है। आपको बताते चले, सितंबर के इस महीने में भी मौसम विभाग की ओर से आशंका जाहिर की गई है कि कई हिस्सों में जबरदस्त तरीके से बारिश होगी और यकीनन बाढ़ जैसे हालात और ज्यादा भयावह होंगे। लगातार हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।